नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एक मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइनटेक? What potential and concerns does fintech sector hold in India? फाइनटेक शब्द से आप क्या समझते हैं? भारत में फाइनटेक क्षेत्र की क्या संभावनाएं और चिंताएं हैं? तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे फाइनटेक की डेफिनेशन बताते हुए। सबसे पहले फाइनटेक का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या वित्तीय प्रौद्योगिकी। और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्या होती है? ये सॉफ्टवेयर और अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बिजनेस मॉडल द्वारा ऑटोमेटेड और इम्प्रूव फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक तरीके की सर्विस है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं कंपनियां आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकें और आप डिजिटल फाइनेंस की सुविधाएं प्राप्त कर सकें। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मोबाइल भुगतान है इसका। उसके अलावा और अगर हम एडवांस लेवल के एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी भी एक फाइनटेक का ही एग्जाम्पल है। यानी फाइनेंशियल चीज़ों को टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवांस करना, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। फिर भारत में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है उसके 4 पिलर हैं। एक है आय यानी इनकम, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा इंश्योरेंस और चौथा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या संस्थागत ऋण। इन चारों क्षेत्रों में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज होता है इंडिया में। इसके अलावा हम देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में फाइनटेक क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और खास तौर पे जब कोविड-19 आया उस टाइम पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से हाइक किया इंडिया में, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत पड़ गई इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन की, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की, और उसमें टाइम पे पेटीएम वगैरह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। सबसे पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पेटीएम सबसे तेज़ी से तब आगे बढ़ा था, यूज़ सबसे ज़्यादा पेटीएम का तब हुआ था जब 2017 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और डिमोनेटाइजेशन 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पेटीएम काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया था। उसके बाद धीरे धीरे यूपीआई आया, भीम आया, तो लोग धीरे धीरे सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे थे। लेकिन जब कोविड-19 आया उस टाइम पे कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की ज़रूरत हुई। उस टाइम पे लोगों ने बहुत ही तेज़ी से ये सारी सर्विसेज अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा फाइनटेक इकोसिस्टम वाला देश है पूरी दुनिया में। इसके अलावा भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक फाइनटेक अपनाने की दर है, यानी 87% रेट है इंडिया में फाइनटेक सर्विसेज को अपनाने का पिछले कुछ वर्षों में। अच्छा, सबसे तीसरे नंबर पे तो भारत है। पहले 2 देश कौन से हैं? अभी रिसेंटली एक रैंकिंग रिलीज हुई थी जिसमें कि ये देश बताए गए थे कौन से सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किन देशों में किए गए हैं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक भारत में फाइनटेक सेक्टर 150 से 160 बिलियन के करीब हो जाएगा, बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब हो जाएगी इसकी वैल्यू। और 2020 में ये वैल्यू 50 से 60 बिलियन थी। तो देखिए कितना ज़्यादा, इसमें लगभग 3 गुना इसमें वृद्धि हो रही है। फिर वर्तमान में फाइनटेक सेक्टर में करीब 1860, अब जब ये डेटा आया था उस टाइम पर 1860 स्टार्टअप्स थे। अब लगभग 2000 के करीब स्टार्टअप्स हैं फाइनटेक सेक्टर से रिलेटेड, और उसमें से 17 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी 1 बिलियन का टर्नओवर हासिल कर चुके हैं 2021 दिसंबर तक। फिर भारत में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान की राशि 25.5 बिलियन लेन देन किया गया था, जो कि अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना में जो संयुक्त रूप से ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, लेन देन हुआ है, उसको हम कंबाइन करके देखें तो यह अकेला इंडिया में उन तीनों कंट्रीज से ज़्यादा था। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि वृद्धि के क्या क्या कारण हैं।
तो सबसे पहला वृद्धि का कारण है स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी हो गई है। जब से जियो आया है तब से देखा जा रहा है स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से लोगों के पास पहुँचे हैं और उसी टाइम से लोगों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हुई है। तो स्मार्टफोन और इंटरनेट जब से अवेलेबल हुए हैं तब से फाइनटेक सॉल्यूशन, फाइनटेक टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अब तो पेमेंट के अलावा आपको इन्वेस्टिंग के भी ऐप्स मिल जाते हैं, आपको लोन लेने के भी ऐप्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको ऐप्स मिलने लगे। फाइनटेक इंडस्ट्री अब हर सेक्टर में बढ़ रही है आगे, और ये हुआ है डिजिटल रिवॉल्यूशन से, जो इंटरनेट आया है, जो मोबाइल फ़ोन की अवेलेबिलिटी हुई है उसकी वजह से। फिर जब मोबाइल फ़ोन्स आए, इंटरनेट आया, उसी के 2-3 साल बाद फिर ये महामारी आई। महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत हुई और कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की ज़रूरत हुई। उस टाइम पे और तेज़ी से लोगों ने फाइनटेक सर्विसेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो भारत सरकार भी कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, तो एक ये भी कारण है कि फाइनटेक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन, जो कि सबसे पहला कारण बना था, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम पे पेटीएम प्रचलित हुआ था। फिर फाइनटेक क्षेत्रों जैसे जनधन योजना, यूपीआई, भीम आदि का समर्थन करने के लिए सरकार ने पहल करी है। तो सरकार की पहलों में अगर हम बात करें तो जनधन योजना से क्या हुआ, बहुत सारे जीरो बैलेंस के खाते खुले। उससे जो गरीब तबका है समाज का, वो भी बैंक अकाउंट खोल पाया। अब जब उसने बैंक अकाउंट खोल लिया, वो भी जीरो बैलेंस वाला, तो अब उसमें वो जितना भी पैसा रखना चाहे रख सकता है, अपने अकाउंट को फ़ोन से कनेक्ट कर सकता है, ऐप से कनेक्ट कर सकता है और ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो फाइनटेक सेक्टर का इंक्लूजन का एक बड़ा कारण जनधन अकाउंट्स हैं। उसके अलावा जो सरकार की यूपीआई, भीम, ये सारे जो सिस्टम है पेमेंट के, ये काफ़ी बड़ा कारण है, जिससे कि सरकार ने इंटरेस्ट लिया और लोग भी इसमें फिर इंटरेस्टेड हुए और लोगों के एक तरीके से विश्वसनीयता बढ़ी इन सारे पेमेंट मोड्स पे और उन्होंने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर फाइनटेक सेक्टर के लाभ हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग के सारे वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू। आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे। आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपकी प्रिपरेशन में आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद हम देखेंगे कि फाइनटेक सेक्टर के क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ देखने को मिलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनटेक सेक्टर से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, यानी कि इसमें वित्तीय समावेश होता है। गरीब तबके तक भी ये सर्विसेज पहुंचती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनटेक के जरिए। उसके अलावा वित्तीय सशक्तिकरण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, यानी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होता है और इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। देखिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऐसे होता है कि बैंक अकाउंट्स खुले, बैंक अकाउंट्स मोबाइल से लिंक हो गए। अब छोटे से छोटे अमाउंट का भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया जा सकता है, इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसके साथ ही साथ जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो उससे फ़ायदा ही देखने को मिलेगा कि टैक्स की चोरी कम होगी, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होंगे, तो एक तरीके से इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकारी पहल जैसे जनधन योजना, यूपीआई, फास्टैग, इन सब तक पहुंच बढ़ती है फाइनटेक से। इसके अलावा आसान और त्वरित ऋण प्रदान करने और लंबी कागजाई कार्रवाई को कम करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को भी काफ़ी फायदा देखने को मिलता है। एमएसएमई सेक्टर और वुमेन, इन दोनों लोगों को फाइनटेक सॉल्यूशन से बहुत सहायता देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल तो ऐप्स के ज़रिए भी आप लोन क्लेम कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से बहुत कम पेपर वर्क के ज़रिए लोन मिल जाता है और साथ ही साथ बहुत कम इंटरेस्ट का भी आप लोन ले सकते हैं। ऐसी भी सुविधाएं हैं, बहुत सारे कंपनीज प्रोवाइड कर रही है फाइनटेक सॉल्यूशन के अंदर, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को, वुमेन्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। फिर वित्तीय लेन देन में अधिक पारदर्शिता और करदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आएगी सारे ट्रांजैक्शंस में। आप अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे, जिससे कि वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होंगे। अब रिकॉर्डेड होंगे तो ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी होगी। इसके साथ ही साथ अगर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होंगे तो टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी, टैक्स चोरी कम होगी। लेकिन भारत में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ कुछ समस्याएं भी हैं, और समस्या सबसे बड़ी पहली आती है कि भारत में वित्तीय साक्षरता काफ़ी कम है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में खाली 24% है, जबकि 80% के करीब इंडिया की लिटरेसी है, जो कि अभी रिसेंट डेटा रिलीज़ हुआ है। अगर सेंसस की बात करें तो हम कितना है इंडिया की लिटरेसी परसेंटेज क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
फिर उसके बाद आसानी से सुलभ डेटा वित्तीय प्रणाली पर साइबर हमलों की संभावना को बढ़ाता है। तो क्योंकि सारा का सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, लोग सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे ऑनलाइन, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं साइबर अटैक के और लोगों का पैसा मिसयूज़ होने के। और आए दिन ऐसे केसेस देखने को भी मिलते हैं साइबर अटैक्स के। इसके अलावा वित्तीय रूप से वंचित वर्ग भी फाइनटेक सेक्टर को शामिल होने में बाधा डालता है। यानी जो फाइनटेक सेक्टर के इंक्लूजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है, जो कि फाइनेंशियली अंडर सर्व सेक्शन है, जो टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली अंडर सर्व सेक्शन है। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजिकली भी मेंशन कर दीजिएगा, जिसकी अभी टेक्नोलॉजी तक पहुँच नहीं हो, जिसके पास और फाइनेंस के साधन नहीं हैं, तो वो इंक्लूजन में बाधा डालते हैं। इसके अलावा चूंकि फाइनटेक सेक्टर विविध सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए क्षेत्र को एक ही तरीके से विनियमित करना मुश्किल है। यानी इस पूरे सेक्टर को एक ही लॉ के जरिए रेगुलेट करना सरकार के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं सेक्टर के अंदर प्रदान की जाती हैं। लोन भी होता है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप इसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं, तमाम सुविधाएं फाइनटेक सेक्टर आपको प्रोवाइड करता है। तो एक ही पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से पूरे सेक्टर को कंट्रोल करना काफ़ी चैलेंजिंग है। फिर वे फॉरवर्ड हम सजेस्ट करते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। हम बताएंगे कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचने के लिए व्यापक कानूनी ढांचा होना चाहिए, यानी एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कंज्यूमर्स को फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद रेगुलेशन की प्रक्रिया को तेज़ और आसान करना चाहिए, और रेगटेक कंपनीज जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनटेक सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उन्हें रेगटेक यानी रेगुलेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता की जागरूकता है। एक लीगल फ्रेमवर्क तो आए ही कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके साथ ही साथ कंज्यूमर खुद अवेयर रहे कि उसके साथ कुछ फ्रॉड्स हो सकते हैं, उसे कौन से स्टेप्स ऑनलाइन नहीं लेने हैं ट्रांजैक्शन करते टाइम, किस तरीके से जालसाजी में नहीं फंसना है, इसके लिए कंज्यूमर को अवेयर करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा डेटा सुरक्षा कानून जल्द ही प्रभावी होना चाहिए। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है 2019 का, अब जल्दी उसे लॉ में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जब डिजिटाइज हो ही रही हैं सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे डेटा की प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा इशू है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल को अब एक्ट में जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।